नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ की लगी हुई है लाइन और हर क्षेत्र में नोबेल कमेटी दे रही है प्राइज़, जिसमें नोबेल कमेटी द्वारा कुछ स्पेशल क्राइटेरिया वहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं कि अगर भैया शांति का नोबेल प्राइज़ मिलना है तो किसी भी संस्थान ने या किसी पर्सन ने ऑल ओवर दुनिया में अगर शांति स्थापना के लिए कुछ मुहिम चलाई है तो वहाँ पे उसको शांति का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। सपोज दैट जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार शांति का नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन डिस्कवर करता है या बायोलॉजी फील्ड में अच्छा काम करता है तो उसको दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन या हम कहें कि बायोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और दोस्तों, जो केमिस्ट्री के लिए अच्छा काम करे या जेनेटिकल साइंस में दोस्तों, या फिर हम कहें एक ऐसा साइंस जहाँ पे रेवोल्यूशनरी प्रोसेस हो, जहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से समझा जाए कि भैया ह्यूमन बींग्स के लिए क्या वो चीज़ ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो उस क्षेत्र में दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और इस बार दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया है नोबेल इन कमेटी ने दो महिलाओं को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से लोग अवेयर हैं, किस तरीके से लोग जागरूक हैं। उसी की दोस्तों एक बहुत बड़ी ये मिसाल है कि भैया इस बार केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो दो महिलाओं को गया है, जिनका नाम है एमिन्यूल एंड चारपेंटर, और दूसरी जो महिला हैं जिनका नाम है जेनिफर ए डोंडा। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है केमिस्ट्री फील्ड में। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ह्यूमन जीन, जिसको हम जीन एडिटिंग कहते हैं, उसमें इन लोगों ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है, एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है। दोस्तों, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों एमिनीज के बारे में या दोनों नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में। दोस्तों, नोबेल कमेटी आप सभी जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल की जो एक वसीयत है उसके द्वारा वो प्रोवाइड की जाती है। और जनरली जो नोबेल कमेटी मोस्ट यहाँ पे 4-5 क्षेत्र होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड पीस के यानी शांति के लिए, उसके बाद आपका मेडिसिन के लिए एंड दैट्स की जो साहित्य के लिए, इस तरीके से इन फील्डों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे इकोनॉमी के लिए पहले नहीं दिया जाता था, उसके बाद कुछ सालों बाद इकोनॉमी के लिए भी नोबेल प्राइज़ देने लगे। अब दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले कि जो नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं उनका क्या यहाँ पे महत्व है और कहाँ कहाँ से इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग और सारी चीज़ों की जो एक मुहिम है वो यहाँ पे चलाई है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एमिन्यूल चारपेंटियर की। दोस्तों, एमिन्यूल चारपेंटियर एक फ्रांस की रहने वाली महिला हैं और दोस्तों इनका इतना बड़ा ओहदा है फ्रांस में कि जनरली अगर कोई डिस्कवरी इन साइंस, इन मेडिकल एंड बायोकेमिस्ट्री साइंस की कोई भी डिस्कवरी होती है तो ज़्यादातर जो श्रेय है दोस्तों या ज़्यादातर जो दिमाग है वो इन्हीं का होता है इन फ्रांस में। और जनरली दोस्तों फ्रांस में बहुत सारे जो अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो एक एल्गोरिथम होता है इन साइंस की फील्ड का, वो इनको बहुत ज़्यादा श्रेय हैं और बहुत ज़्यादा इनके लिए वो जाता है इनकी फील्ड में। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी विनर है नोबेल प्राइज़, जिनका नाम है जेनिफर ए डोन्ना, वो है अमेरिका के नागरिक। और अमेरिका नागरिक दोस्तों इनने भी जीन थेरेपी एंड डीएनए शिफ्टिंग में बहुत सारे यहाँ पे प्राइज़ जीते हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम नोबेल साइंस प्राइज़ गॉन टू द वुमेन ओनली टीम, यानी ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि दो वुमेन्स को लगातार एक ही फील्ड का जो नोबेल प्राइज़ एक साथ दिया गया हो। इसके बाद दोस्तों नोबेल अगर कमेटी की देखें तो महिलाओं को बहुत यहाँ पे कम नोबेल प्राइज़ दिए हुए हैं नोबेल कमेटी। सबसे पहले मैरी क्यूरी, उसके बाद अगर हम देखें मदर टेरेसा एंड दैट्स की मलाला यूसुफजई, जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं तो उनमें यहाँ पे महिलाओं को भी नोबेल प्राइज़ से विनर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में भी बहुत मुश्किल से 4-5 लोग होंगे जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, जैसे मैडम क्यूरी को एंड उसके बाद कोई एक और महिला है, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा, और दो महिला ए हो गई भैया कि एमिड्यूल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोन्ना। तो इन दोनों ने दोस्तों काफ़ी यहाँ पे मिलकर वर्क किया है और
दोस्तों जो टैलेंटेड होता है, जो हुनरबाज होता है, उसके लिए नोबेल प्राइज तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। बस अपने काम पे फोकस करो, बस अपने जो आप वर्क कर रहे हो उस पे आप फोकस करो। अब हम दोस्तों इसमें समझते हैं कि भैया जीन एडिटिंग क्या कहलाता है, क्योंकि नोबेल प्राइज दिया गया है जीन एडिटिंग के लिए। और जनरली जो जीन है आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमंस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ह्यूमंस की जो जेनेटिक पार्ट हैं, वो हमें इस जीन में डिसाइड होते हैं दोस्तों। अगर आपकी पीढ़ी और आपके आने वाली पीढ़ी के कुछ जो गुण हैं दोस्तों मिलते हैं, वो इन्हीं जीन के माध्यम से आगे सरवाइव करते हैं, इन्हीं जीन्स के माध्यम से आगे प्रोसीड करते हैं। अब दोस्तों जनरली होता क्या है कि जीन जो होते हैं वो एक जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें दिस क्रोमोसोम, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दोस्तों, हमारे मानव शरीर के अंदर ओनली फॉर 33 जोड़े में जो कि क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे जीन उपस्थित होते हैं, बहुत सारे जो एक जेनेटिक पार्ट, बहुत सारे स्ट्रक्चर उपस्थित होता है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली डीएनए और आरएनए में आरएनए में मिक्सअप होता है। और आप यहाँ पे अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो जो 2 हेलिक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 हेलिक्स आपको दिख रहे होंगे, एक हेलिक्स ए हो गया और एक हेलिक्स ए हो गया। तो इन दोनों हेलिक्स के मिलने से दोस्तों जो एक डीएनए की संरचना होती है, उन डीएनए के अंदर एक एक कण में दोस्तों जीन उपस्थित होता है। और वही जीन डिसाइड करता है कि किसी पर्सन के बाल कैसे बनेंगे, किसी पर्सन की आंख कैसे बनेगी, या किसी पर्सन का जो चेहरे का नाक नक्शा है वो किस तरीके से डिजाइन होगा। ये सभी चीजें दर्शाता है ए जीन। अब दोस्तों जीन एडिटिंग किस तरीके की टेक्नोलॉजी है भैया? अगर जीन एडिटिंग दोस्तों होती है तो फ्यूचर में सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति को कोई सिंड्रोम हो गया, जैसे मान के चलो कई आपने सिंड्रोम्स के नाम सुने होंगे, सपोज दैट क्लेफेल्टर सिंड्रोम, जैसे बहुत सारी कई डिसीज हो जाते हैं, क्लेफेल्टर सिंड्रोम या फिर हार्मो सिंड्रोम, या हम कहें कि कुछ ऐसा सिंड्रोम जो आपकी भिन्नता लाता है, आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर को और जेनेटिक स्ट्रक्चर से अलग करता है, भिन्न करता है। तो उसको सही रिवाइव करने के लिए, उसको सही से डेवलप करने के लिए, रेवोल्यूट करने के लिए जीन एडिटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जीन एडिटिंग के ज़रिए बहुत सारे क्लोन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे जीवों के अंदर इस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है कि भैया आगे अगर जो बच्चा पैदा होगा या आगे उस व्यक्ति की कोई भी संतान होगी तो इसके जो प्रॉपर लक्षण हैं वो उसमें नहीं दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक जो नेचुरली प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवेशन का, अगर उस नेचुरली प्रोसेस में कोई ऐसा ब्रेक डल जाता है या कुछ ऐसा बीच में हम कहें कि व्यंग डल जाता है, कट डल जाता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये नेचर के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और अगर जो शरीर, जो स्ट्रक्चर भगवान ने हमें प्रोवाइड किया है उसमें हम अगर छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम साइंस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो जीन एडिटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसी बीमारियां आती हैं, कई ऐसे सिंड्रोम्स आते हैं, कई ऐसे रोग आते हैं दोस्तों कि उनका इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उनका इलाज जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस बेसिस पर अगर जीन एडिटिंग करके उस व्यक्ति का या उस पर्सन का जीन ही हम चेंज कर दें तो आगे की पीढ़ी जो है वो स्वच्छ और एकदम बिना डिफेक्टिव या बिना उस रोग के ग्रस्त होने पर वो बच जाएगी। मैं आपको एक रोग का और उदाहरण देता हूं। आपने हीमोफीलिया का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। हीमोफीलिया जनरली जो दोस्तों रोग है या डिसीज है उसको शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हीमोफीलिया का रोग इंग्लैंड की महारानी को यहाँ पे हुआ था। इंग्लैंड की महारानी की पूरी पीढ़ी में वो हीमोफीलिया रोग फैल गया और इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। हीमोफीलिया जनरली होता क्या है कि अगर आपको कोई कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो आपका रक्त जो है वो थक्का बनाना बंद कर देता है, और रक्त का ना तो थक्का बनता है, ना ब्लड जो कार्पलीज हैं हमारी वो यहाँ पे रुकती नहीं है, और हमारे जो आरबीसीज हैं वो आपस में संकुचित नहीं हो पाते हैं। और अगर हम जेनेटिक प्रॉब्लम है कोई तो दोस्तों उसको हम अगर जीन एडिटिंग के जरिए उस जीन को ही बदल दें, उस जीन को ही अगर हम चेंज कर दें इस थेरेपी के जरिए, तो शायद जो हीमोफीलिया है वो यहाँ पे कम हो सकता है। और
जो ऐसे रोग से लोग ग्रसित हैं वो भी इससे बच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और एक चीज़ ब्रीफली जानते हैं कि भैया जो नोबल कमेटी है, नोबल कमेटी हर साल एक प्राइज़ अनाउंस करती है और दोस्तों काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 1.1 मिलियन का। और इंडियन डॉलर, अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें तो समथिंग 9 करोड़ रुपए यहाँ पे एक नोबलिस्ट को दी जाती है, जो कि स्वीडिश इन्वेटर इन स्वीडिश नोबल कमेटी उसको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, अमाउंट तो चलो हटके एक दूसरी बात हो गई, जो रिस्पेक्ट मिलती है पूरी दुनिया भर में, जो इज्जत मिलती है पूरी दुनिया भर में नोबलिस्ट को, कि भैया अगर कहीं वो व्यक्ति चला जाए या कहीं हो जाए तो उसको सबसे पहले नोबल प्राइज़ विनर में गिना जाता है कि भैया ये नोबलिस्ट है, ये तो भैया महान व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम यहाँ पे पैदा होते हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।